नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। योगी सरकार ने पूर्व सैनिकों को होली का गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि के जरिए पूर्व सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली शैक्षिक सहायता की राशि बढ़ा दी गई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक योजना के तहत अनुदान को 20 मार्च से ही लागू किया गया है। इसी सत्र से ही शुरू किया जाएगा। जिले में वर्तमान में करीब 800 से अधिक पूर्व सैनिकों के आश्रित इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पूर्व सैनिकों के बच्चों को कक्षा 9 से स्नातक तक शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। 5 फरवरी को राजभवन में वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के तहत हुई समीक्षा बैठक में अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई। अब इसका आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कक्षा 9 और 10 में सहायता राशि को 6,500 से बढ़ाकर 9,000 रूपए, 11वीं और 12वीं में 7,500 की जगह 10,000 रूपए, स्नातक स्तर पर 8,500 की जगह 12,000 रूपए और पीजी स्तर पर 11,000 की जगह 15,000 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा जैसे ITI और अन्य प्रमाण पत्र कोर्स के लिए 13,000 से बढ़ाकर 17,500 रूपए कर दिया गया है। इसके अलावा MBBS, BDS, BA, MS, BTech, MBA कोर्स में 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रूपए अनुदान दिया जाएगा। यूपी में दुनिया के 25 से ज्यादा देशों के उद्योगपतियों ने निवेश किया है, जो प्रदेश की बदली छवि और अनुकूल माहौल का नतीजा है। निवेश बढ़ने से प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। स्किल डेवलपमेंट और बड़े उद्योगों पर आधारित MSME उद्योगों को बढ़ावा देने की दरकार है और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों के बड़े निवेशकों ने भी यूपी में भारी मात्रा में निवेश किया है। एक तरफ 7 वर्ष में आया ये बदलाव दिख रहा है, वहीं कई चुनौतियां भी सामने हैं जिनसे निपटना जरूरी होगा। निवेशक पैसा वहीं लगाते हैं जहां सुरक्षा और मुनाफे की गारंटी हो। यूपी में संसाधन पहले भी थे, लेकिन उनकी क्षमताओं को पहचान कर अवसरों में तब्दील करने की सराहना अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हो रही है। योगी सरकार का कहना है कि निवेशक निवेश से पहले 4 चीजें देखते हैं: दूरदर्शी नेतृत्व, संसाधन, अच्छा बुनियादी ढांचा और व्यापार करने में आसानी। ये सारी चीजें हमारे यहाँ मिली तो उत्तर प्रदेश कारोबारियों की प्राथमिकता में शुमार हो गया। अब योगी सरकार के 28 देशों के 50 शहरों में वृहद अभियान चलाने की तैयारी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश को ब्रांड यूपी तथा मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देश दुनिया में प्रोजेक्ट करने के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड शो, ट्रैवल फेयर्स और एक्सपो की मुख्य भूमिका है। बता दें कि FDI लिस्ट में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। आपने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को देखा है। इसमें आप अपना व्यवसाय भी लगा रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपना उद्यम भी लगा रहे हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल है तो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, रेलवे का है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बेहतर कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील है। मैं आज ही दिन में इस बात कल देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। क्या उसकी प्रोग्रेस है? मुझे पता लगा कल से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स में प्रारंभ हो चुकी है और पूरा फुल होकर के जा रहे हैं लोग। कोई कल्पना करता था आजमगढ़ जिसके नाम से लोग डरते थे, आज वायु सेवा से जुड़ चुका है। एयरपोर्ट की सुविधा, एक्सप्रेस हाईवे की सुविधा, यूनिवर्सिटी वहां पे स्थापित हो चुकी है। श्रावस्ती एकदम नेपाल से सटा हुआ एक छोटा सा जनपद, लेकिन आज वहां पे एयरपोर्ट, वायु सेवा वहां प्रारंभ हो चुकी है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले यूपी में क्या होता था, NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक सीमित होता, बाद होता था मेरठ तक। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश हुए हैं। सभी 75 के 75 जनपदों में ये चीजें दिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश का जो आकर्षण है वह समान रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ वास्तव में देश की इकोनॉमी के लिए यह एक बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। इस रूप में यह कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़े थे। कानून व्यवस्था के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़े थे, पुलिस में रिफॉर्म करने पड़े थे,
हमें सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर उसको फॉलो अप करना, उसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ा था। अपना दल कमेरावादी की ओर से उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनके साथ गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए था और लोकसभा चुनाव के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले अपना दल के केंद्रीय कार्यालय सचिव राम स्नेही पटेल ने भी एक बयान में कहा था कि अपना दल कमेरावादी की केंद्रीय कार्यकारी समिति की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इंडिया के सहयोगी के रूप में 3 सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। पार्टी ने जिन 3 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है उनमें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीट है। सपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपना दल कमेरावादी के सवाल पर अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा कि उनके और हमारी पार्टी के बीच गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए था, न कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके मुताबिक कांग्रेस 17 और सपा 63 सीट पर अपनी उम्मीदवारी उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने भदोही सीट पर विपक्षी दलों के समूह इंडिया के घटक तृणमूल कांग्रेस को दे दी है, जहां उसने ललितेश त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने 2 डेयरियों पर छापा मारकर 4 कुंतल मिलावटी पनीर बरामद किया है। विभाग की टीम ने अरनिया क्षेत्र के ग्राम डावर के जंगल में संचालित LK डेयरी और RK डेयरी पर छापा मारकर वहां बनाए जा रहे 4 कुंतल नकली पनीर के अलावा नकली पनीर में बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेलमाइन बरामद किया है और टीम ने भारी मात्रा में अन्य केमिकल भी जब्त करते हुए 11 नमूने भी सील कर लैब में भेजे हैं। वहीं दोनों डायरियों के मालिक फिरोज और इमामुद्दीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। होली के मद्देनजर रोडवेज ने कमर कस ली है। लोकल समेत 7 रूटों पर आज शुक्रवार से 1 अप्रैल तक बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और पीलीभीत डिपो की 640 बसों का संचालन किया जाएगा। अगर किसी रूट पर बसों की किल्लत या ब्रेकडाउन की समस्या रहती है तो इसके लिए संबंधित डिपो के ARM और वर्कशॉप के फोरमैन समेत सीनियर फोरमैन जिम्मेदार होंगे। 10 दिन के लिए नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग सभी कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि होली पर बड़ी संख्या में कामगारों की घर वापसी होती है। ट्रेनों पर पहले से ही दबाव बढ़ा हुआ है। जिन रूटों पर ट्रेनों की संख्या कम है उन रूटों की जिम्मेदारी रोडवेज को संभालनी है। इसको देखते हुए बसों को रूट आवंटन और चालक परिचालकों की ड्यूटी अभी से लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेघालय में यूपी के नागरिक अखिलेश सिंह के अपहरण के मामले का संज्ञान लेते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से फोन पर बात की है। सीएम योगी ने संगमा से अखिलेश सिंह की सकुशल वापसी के लिए आग्रह किया। अखिलेश सिंह लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित बैनीगंज के निवासी हैं और मेघालय के साउथ गारो हिल्स में कार्यरत हैं। 49 वर्षीय अखिलेश सिंह का मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में अपहरण के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने अखिलेश की पत्नी शीला सिंह को फोन कर घटना की जानकारी दी। पति के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए शीला सिंह ने उत्तर प्रदेश और मेघालय सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा से फोन पर बात की। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।